Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. सींच दूं खून से अगर इस चमन के काम आए, काश मेरा लहू भी मेरे वतन के काम आए। न जाने कौन सी होगी आखिरी घड़ी मेरी, फिर मेरा तन मन धन मेरे वतन के काम आए। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म टुडे। ऐसा आर्टिकल आपके सामने ला रहा हूं कि जितने भी प्रश्न होंगे सब क्लियर हो जाएंगे। बस आर्टिकल को सरसरी निगाह से देखना होगा, क्योंकि भारत साक्षी है कि भारत में कभी कमजोर लोगों का जन्म नहीं हुआ है। हां, कुछ एक्सेप्शन जरूर मिलेंगे, लेकिन भारत में कमजोर लोगों का जन्म नहीं हुआ है। इसलिए मैं नेताजी को पीछे आपके दिखा रहा हूं। दोस्तों, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस नेताजी के गांधी जी से बहुत थे। अगर सैकड़ों गांधी इस देश में पैदा हो जाते, भारत आजाद नहीं होता। एक व्यक्ति 1920 के टाइम पर आता है और आजादी के उस मंच को ज्वाइन करता है, उस मंथन में जाता है, और महज 1943 तक, इसी टाइम पीरियड में 23 साल के में मजबूर हो जाते हैं अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए। लेकिन आज की जो परिस्थिति है उसको इससे कनेक्ट करके आपको बता रहा हूं कि देश में अगर आप अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते तो आप देश पर बोझ हैं। आप देश पर बोझ हैं अगर आप भारत का सपोर्ट नहीं कर सकते। ध्यान रखना, भारत की बुराई करना सबसे आसान है दुनिया में। भारत की बुराई के लिए विश्व में हर एक देश खड़ा है, लेकिन मैं अकेला खड़ा हूं इधर भारत की बढ़ाई करने के लिए, भारत के पक्ष में खड़े होने के लिए, भले ही मेरा भारत गलत हो या सही हो। ध्यान रखना मेरे दोस्त, क्योंकि भारत कभी भी डिप्लोमेसी में नीचे नहीं है। पूरी विश्व इसका लोहा मान चुका है कि भारत कभी भावनाओं पर काम नहीं करता, भारत काम करता है रणनीतियों पर। भारत काम करता है जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर कि कैसी परिस्थिति चल रही है, उस हिसाब से हमको निर्णय बनाना है। यह भारत की पहचान रही है। ध्यान रखना मेरे दोस्त, चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक को हरा नहीं पाए लोग। क्यों? क्योंकि चाणक्य पीछे खड़ा था, वो जानता था सठे साठ्यम समाचरित। अगर यही डिप्लोमेसी डूबी और आपने राजपूतों वाला काम किया कि आपस में लड़े, और खिलजी आपके द्वार पर आया है दोस्तों, और राजा रतन सिंह उसका स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह तो मेरा मेहमान है, मैं इसकी रक्षा करूंगा, तो वो मारा जाएगा। और वो मारा गया था, इसलिए वे मारे गए। अगर आप आज की तारीख में चाणक्य को फॉलो नहीं करते हैं तो भारत, चाणक्य हमेशा कहता था कि जो युवा यह कहता है कि राजनीति में मेरा कोई रुचि नहीं है, राजनीति से मैं दूर रहता हूं, वो उस देश को गर्त में ले जाएगा। ध्यान रखिएगा, आज मैं आपको भारत दिखाऊंगा कि भारत क्या चीज है। देखिए, मैं राहुल गांधी की बात नहीं करूंगा मेरे दोस्त, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं राहुल गांधी की बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि राहुल गांधी साहब की जो सोच है वो क्या है कि जैसे मान लीजिए भारत में कोई दूसरी पार्टी आई, किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे, ध्यान रखना, अटल बिहारी वाजपेयी साहब का कथन है कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें आती हैं जाती हैं, यह देश नहीं झुकना चाहिए। और आज मैं देख रहा हूं कि भारत के खिलाफ पूरे विश्व के लोग खड़े हैं। क्यों खड़े जानते हो? क्योंकि भारत के अंदर बैठे हुए लोग भारत के खिलाफ खड़े हैं। मैं आपको बताता हूं, देखिए स्कूल लिखा हुआ है, लेकिन राहुल गांधी साहब अगर यहां आ जाएं तो कहेंगे ये स्कूल सही नहीं है, ये स्कूल सही है। क्यों? क्योंकि ये वाला ओ उन्होंने पीछे लगाया है और ये वाला ओ उन्होंने आगे लगा दिया है। ये मानसिकता है और ये पॉलिटिकल गिमिक्स होते हैं। ध्यान रखना, इन पर कभी आपको ध्यान नहीं देना है। एक पार्टी जो सत्ता में नहीं है, दूसरी पार्टी सत्ता में है, जिन लोगों की पसंद की पार्टी सत्ता में है, जिनकी पसंद की पार्टी सत्ता में नहीं है, वे हर कीमत विरोध करेंगे। यही राजनीति होती है। उस विरोध को काटना कैसे है, यह आपको आना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए, आगे बढ़ते जाना। ये देखिए, विश्व एक अस्थिर दौर में प्रवेश कर चुका है। आगे भयंकर संकट मंडरा रहा है। भारत की तेल आपूर्ति खतरे में है, क्योंकि हमारे आयात का 40% से अधिक हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। एलपीजी एलएनजी के लिए स्थिति और भी बदतर हो गई है। यह संघर्ष पड़ोस तक पहुंच गया है, युद्ध हमारे पड़ोस में आ गया, फलाना ढिमाका न जाने क्या क्या। अरे ये भारत है, हम इस मातृभूमि के जन्मे हैं, हम धूल में से सोना बना देते हैं। हम जानते हैं कि हर चीज को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, हम जानते हैं कहां बोलना है कहां नहीं बोलना है। यह भारत की डिप्लोमेसी है। जयशंकर कोई गली से उठ के नहीं गया है। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है भारत के, उनका पूरा जीवन इस एक्सपीरियंस में निकल गया कि देश राजनीति को कैसे चलाना है। अंदाजा, 4 किताब से अंदाजा मत लगाइए। 4 किताब, अब यूं तो लोग भारत में अकबर को भी महान बताते हैं, खोलूं उसकी पोल, फिर बुरा मान जाएंगे, फिर बुरा मान जाएगा दूसरा समुदाय। इसलिए मैं कह रहा हूं, पूरा एक तरफ से आप एनालिसिस करिए। देखिए, ये इन्हीं के शब्द है ना, इसी पार्टी के शब्द है ना। देखिए ना, 40% अधिक हिस्सा स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। अभी पोल खोलता हूं स्टेट ऑफ हॉर्मुज की, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है, रवीश कुमार को किसी ने पीट दिया है। इसी बीच खबर आ रही, क्यों? क्योंकि होली वाले दिन जब बच्चे वहां गलियों में होली खेल रहे थे, रवीश कुमार ने उनको डांट दिया और डांटते हुए कहा कि तुमको शर्म नहीं आ रही है, ईरान पर आक्रमण हुआ है।
तुमको शर्म नहीं आ रही है? पूरा बेस्ट जो है वो युद्ध में है, तुम होली के हुड़दंग में लगे हो। इस बात पर इसको पीट दिया। बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक किया क्या गलत किया? मैं नहीं बोल रहा, आप बताइए। चलिए आगे बढ़ता हूं। ये देखिए, अब आ रहा हूं आर्टिकल लेके, क्योंकि आपको आर्टिकल के लिए तैयार भी करना है। ये क्या है? ये अमेरिका का वो रडार है जो दुनिया का सबसे बेस्ट रडार है, सबसे बेस्ट। ये पूरी दुनिया में 6 रडार हैं और 6 में से एक ये है दोस्तों। ये कहां पर लगा हुआ था? कतर में। अभी आपका मैप दिखाऊंगा इसका, ध्यान से आज का आर्टिकल आप ध्यान से देखना। और आपको देखो एक चीज और समझा देता हूं आगे बढ़ने से पहले, कि जियोपॉलिटिक्स किताबों में लिखी हुई चीज नहीं होती है। क्लियरिटी समझना। जियोपॉलिटिक्स आर द साइंस, द इनविजिबल साइंस यूजुअली यूज बिटवीन द कंट्रीज। लोग केवल इशारे करते हैं, आपको आइडियाज देते हैं, आपको एक नुस्खा देते हैं, कभी भी उन चीजों को खुलकर नहीं बोलते। भारत के प्रधानमंत्री इजराइल में जाते हैं, उनके यहां कोट पर भगवा लगा हुआ है, नेतन्याहू की बीबी भगवा कलर की साड़ी पहनकर आती है, वो इशारा करके ऐसे मैच कराता है। दीज आर जियोपॉलिटिकल साइंस। ये कहीं खुलकर नहीं बोलेगा कोई, किताब में नहीं लिखेगा ये कोई। और जिस तारीख को वो मिलते हैं वो 26 तारीख रहती है। 26 तारीख आपको पता है हमारा स्ट्राइक डे है पुलवामा के बदले का। वही तारीख क्यों चुनी जाती है? दीज आर जियोपॉलिटिकल साइंस। ये साइन है जियोपॉलिटिकल के। ये आपको समझना होगा। कभी भी साफ तौर पर, क्या भारत को नहीं पता होगा कि ईरान पर कितना हमला होगा? क्या भारत को आगे की जानकारी नहीं होगी कि क्या होगा? वो सब जानते हैं, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में कोई अपने पत्ते खोलता नहीं है। जो किताबों में लिखा है वो इंटरनेशनल रिलेशन है, एंड जियोपॉलिटिक्स इज एंटायरली डिफरेंट देन इंटरनेशनल रिलेशंस। चलिए आपको समझाता हूं। देखिए, ये वो रडार है, इसकी दोस्तों पहुंच क्या है? 5 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर दूर से बता देगी कि इस जगह से ये मिसाइल आ रही है, तैयार हो जाइए, रोक लीजिए, इंटरसेप्ट कर लीजिए इसको। अब ये रडार उड़ा दिया गया है ईरान के द्वारा। देख लीजिए, ईरान और अमेरिका में घमासान चल रहा है, ईरान को हल्के में मत लेना। ईरान पिछले 1 साल से तैयार है, जब पर उससे आक्रमण हुआ है तब से वो तैयार है कि हम पर दोबारा आक्रमण होगा और हमको तैयार रहना है। अमेरिका की CIA कहती है कि जमीन में से न जाने कहां से रॉकेट निकलते हैं, अभी उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हम। तो आप ईरान को बेचारा ना समझिए, वो बहुत पहले से तैयार है। क्यों? क्योंकि जो आदमी चोरी करता है उसको पता रहती है कि मुझे पुलिस से बचना भी कैसे है, तो वो कई सालों से तैयार है इस युद्ध के लिए। अब यहां पर क्या हुआ? उसने ये रडार उड़ा दिया। ये पीछे की स्थिति है, ये पहले की स्थिति देख लीजिए। ये अमेरिका का सबसे पावरफुल, दुनिया का सबसे पावरफुल रडार है ये। अब मैं आपको दिखाता हूं आगे की स्थिति। यहां देखिए, ये रडार है। देखिए दोस्तों, द डिस्ट्रॉयड रडार इंस्टॉलेशन इज द बैकबोन ऑफ ऑल US मिसाइल डिफेंस इन गल्फ, एंड दैट पार्ट ऑफ द डिफेंसिव नेटवर्क माइट नाउ बी ऑपरेटिंग ब्लाइंड। यानी अमेरिका ने 1 मिसाइल ऑफ ईरान मेड US ब्लाइंड। एक मिसाइल ने ईरान की ने अमेरिका को अंधा कर दिया है। कैसे? देखिए ना, अंधा कैसे किया है। ये 6 रडार्स हैं दुनिया में, पूरी दुनिया में। 3 USA ने अपने पास रखी है, कैलिफोर्निया, मैसाचुसेट्स और अलास्का, और एक ग्रीनलैंड में है, एक UK और एक कतर। कौन सी उड़ी है? कतर वाली। अब इसका नक्शा दिखाता हूं आपको। आज समझिए इस बात को कि यह युद्ध किस स्तर पर जा रहा है। पहले अमेरिका ने क्या सोचा था आक्रमण करते टाइम, कि ये 4 दिन में समाप्त कर देंगे, हम बहुत पावरफुल लोग हैं। ये इसी को कहते हैं। आप देखिए ना, बाबर आता है दोस्तों लड़ने के लिए और बाबर जीत जाता है। भारत की धरती पर बाबर जीत जाता है। कैसे? क्योंकि पूरी तैयारी के साथ आया था। ये लोग यहां मैमेरी में रहे, तो अमेरिका को क्या लगा मैमेरी में, कि मैं तो दुनिया का बाप हूं, मैं तो चीरफाड़ कर दूंगा। और असल में भाई साहब वो ताकतवर है, ऐसा नहीं है केवल कहता है। दुनिया के जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, जो सबसे ज्यादा स्टेक उसका है, उसके पैसे से आधे कंट्री चल रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका सबसे बड़ा पावरफुल देश था, क्योंकि उसने किसी से डायरेक्ट लड़ाई नहीं की। बाकी जर्मनी हुआ, जापान हुआ, पूरा यूके हुआ, सब बर्बाद हो गए थे इस लड़ाई में। इसीलिए तो वो इतना पावरफुल है। उसने दुनिया को पैसा दिया, अपने दम पर लोगों को चलाया, इस वजह से यहां खड़ा है। ये रडार यहां लगी हुई थी। यहां क्या है? यह है कतर। अब ये इनके जो थर्ड डिफेंस सिस्टम है, इनके पैट्रियोटिक डिफेंस सिस्टम है अमेरिका के, उन सबको यही बताती थी कि कोई मिसाइल आ रही है, रोक लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, 105 में से 101 मिसाइल इंटरसेप्ट कर दी इस रडार ने ईरान की, और आज यही बर्बाद कर दिया। इसका मतलब ये सारी यूजलेस हो गई हैं। इनकी जो रेंज है वो 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, और वो क्या है? वो 5000 किलोमीटर है। ये सारी अब अंधी खड़ियां। यानी अब ईरान अगर 100-200 मिसाइल एक साथ छोड़ता है तो उनमें से 50 पकड़ी जाएंगी और 50 बर्बाद कर देंगी। ये प्रेजेंट की सिचुएशन है। ये देख के घबरा रहा है अमेरिका। समझ गए? ये चीज आपको समझने की जरूरत है। अमेरिका का 4 दिन के अंदर 2 बिलियन रुपए बर्बाद हो गए। और इसमें से एक चीज बता देता हूं आपको, इसी में से देखिए 1.1 बिलियन की ये अकेली रडार है। ये आप समझ लीजिए, अगर इसको दोबारा बनाते हैं ना तो 3 से 4 साल लगेंगे बनाने में।
इसी रडार को बनाने में। इसलिए हाथ पैर फूल गए हैं कि युद्ध शुरू करके हमने क्या कर दिया। अब मैं आता हूं अपने देश के ऊपर। आपने देखा होगा पिछले कई देशों में लड़ाई हुई है, यूक्रेन में हमारे पढ़ने जाते हैं स्टूडेंट, फिर वहां से कहते हैं हमको बचा नहीं रहे, हमको बचा नहीं रहे। इनको भी बचाने के लिए फरवरी से वार्निंग जारी कर दी थी, एडवाइजरी जारी थी भारत की तरफ से कि जितने भी लोग ईरान में हैं वे वापस आ जाएं क्योंकि वहां युद्ध छिड़ेगा। अब युद्ध छिड़ भी गया, उसके बावजूद भी वापस नहीं आ रहे, लेकिन जब लगा कि अब मरेंगे तब वापस आ रहे हैं। देखिए कैसे मेरे दोस्त अब वापस आ रहे हैं, तो देखिए ना कैसे। ये लगभग 1200 छात्र इनमें कश्मीर के हैं, और मैं आपको बता रहा हूं भारत इसीलिए नहीं बोला। देखिए यह कहना बहुत आसान है कि भारत ने कंडेम नहीं किया यूएस के आक्रमण को ईरान के ऊपर। डिप्लोमेसी भी कोई चीज होती है यार, नहीं। कूटनीति किस चीज को कहते हैं? जब तक रशिया बैकग्राउंड में बैठा है ना, तब तक ईरान चू नहीं कर सकता है भारत से, चू भी नहीं कर सकता भारत से। आप डिप्लोमेसी को तो समझिए। डायरेक्ट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान ने फोर्स किया है यूएस को कि इंडियन ओशियन में वॉरशिप को उड़ाया जाए, और इंडियन ओशियन में वॉरशिप को उड़ाएगा तो भारत रिटेलिएट करेगा। यानी आप भारत को युद्ध में शामिल कीजिए। अगर वो ईरान के लिए कंडेम करता है तो आपका दुश्मन बनेगा, और अगर वो आपकी तरफ खड़ा हो जाता है तो ईरान का दुश्मन बनेगा। एटलीस्ट उसको प्लेयर बनाइए इस युद्ध में, और तब जाकर यह हरकत होती है अमेरिका के द्वारा। आप इंटेलिजेंस को भी तो देखिए। लेकिन रशिया से भी तो हमारी, केजीबी के साथ भी तो हमारी रॉ काम करती है। वहां से डायरेक्ट इनपुट था ईरान के लिए कि तुमको कन्फ्रंट करवाना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान फंस गया है बीच में। पाकिस्तान ईरान का भी सपोर्ट कर रहा है और सऊदी अरब का भी। अब सऊदी अरब ने गिरेबान पकड़ा तो ईरान के खिलाफ हो गया पाकिस्तान। कहता है कि अब आक्रमण मत करना, हमारा उनके साथ डिफेंस पैक्ट है, मुझे आप पर हमला करना होगा। चाबार पोर्ट पर हमला कर सकता था पाकिस्तान। और देखिए दूरदर्शिता, विजनरीशिप देखिए भारत की लीडरशिप की, कि पता था यह सिनारियो बन जाएगा और पाकिस्तान डायरेक्ट चाबार पर अटैक कर सकता है सऊदी की हेल्प से। चाबार के लिए हमने 0 रुपए अलॉट किए हैं बजट में, 0 रुपए। यार विजनरी लीडरशिप ऐसे ही आ जाती है क्या? यहां देखिए इन लोगों को अब इन्होंने बचाने के लिए लेटर लिखा है प्रधानमंत्री को। मैं आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि मैं भारत का हूं ना, जानता हूं कितने गद्दार लोग यहां बैठे हैं भारत में। इनको बचाकर लाएंगे क्योंकि ईरान ने सपोर्ट कर दिया है। अब देखिए ईरान की हमने कोई कंडेम नहीं किया, कुछ नहीं किया, ईरान ने सपोर्ट कर दिया। अब ईरान ने अब जो हमारे मिस्त्री हैं, विक्रम मिस्त्री फॉरेन सेक्रेटरी, वो ईरान में गए हैं। अब लोग कहेंगे अरे जाना था तो पहले ही दिन क्यों नहीं गए, अब क्यों जा रहे हैं? ये तो बेइज्जती हो गई, क्योंकि वो बाहर बैठे हैं। मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो में आदमी मोदी जी को गाली देता है मां बहन की, योगी जी को गाली देता है मां बहन की, लेकिन क्या वो उस लेवल पर पहुंच पाएगा? नहीं, क्योंकि उसके लिए विजनरीशिप चाहिए। अब आप देखिए यहां पर भारत ने क्यों कंडेम नहीं किया, क्योंकि वो प्लेयर ही नहीं बनना चाहता इस युद्ध में। हमको ग्रो करना यार, अगर हमको युद्ध करना हुआ पाकिस्तान से करेंगे, क्योंकि वहां हमारा इंटरेस्ट है। डिप्लोमेसी क्या कहती है? वेयर इज योर कोर इंटरेस्ट, जस्ट फाइट फॉर इट। पार्लियामेंट में अमित शाह कहते हैं जान दे देंगे इसके लिए। किसके लिए? पीओके के लिए यार, इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए। उससे हमारा क्या लेना देना है? मैं अभी उस पर भी आऊंगा जो यहां वॉर हुआ था। अब इन बच्चों को यह आदमी बचाकर लाएगा, भारत की सरकार बचाकर लाएगी। और देखना जब ये बचकर आ जाएंगे ना, इसी मंच से कह रहा हूं, चैनल पर देखना, इनके भाषण होंगे कि अरे बस में एसी नहीं चल रहा था, बहुत सफोकेशन हो गया था, हमको सैंडविच दिए गए थे, वो 2 दिन पुराने थे, उनके साथ सॉस नहीं दी गई थी। ये भाषण होंगे इनके, अभी इनकी जिंदगी मौत पर बीत रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको सठे साठम समाचरित होना पड़ेगा। ये वही लोग हैं जो लाल चौक को पूरे को घेर लेते हैं खamenei के सपोर्ट में। एक बात और आपको बताऊंगा, मैप लाऊंगा जब, ध्यान रखना। यहां देखिए ये शिप डूबा है दोस्तों, किसका? इस पर अटैक हुआ है यूएस का, डेना, IRS डेना। ये श्रीलंकन नेवी का कोलंबो है, श्रीलंका में कोलंबो है, उसके पास एक शहर है गेल, उसके पास वहां पर 10-20 नॉटिकल माइल पर यह प्लेन था। अब आपको हकीकत बता देता हूं, देखिए रिपोर्ट पढ़िए आप। ये इन लोगों ने श्रीलंका, भारत में 25 तारीख को एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। कौन सी एक्सरसाइज थी? मिलान। भारत इसको होस्ट कर रहा था, मिलान को। इसमें ऐसा नहीं था कि यूएस शामिल नहीं था, इसमें यूएस भी शामिल था, इसमें अमेरिका के भी वॉरशिप थे, इसमें ईरान के भी थे, इसमें श्रीलंका के भी थे। 25 तारीख को खत्म हो जाती है ड्रिल, और उसके बाद ये वापस आता है, और वापस आकर ये श्रीलंकन नेवी से कहता है कि हमें डॉक करने दीजिए, हमें यहां रुकने दीजिए। श्रीलंकन नेवी अपने पार्लियामेंट में डिबेट करती है कि बताइए उनको डॉक करवाना है कि नहीं, और इसी बीच धड़ाका हो जाता है। और इल्जाम किस पर आ रहा है? भारत नहीं बचा रहा। यार हम ये कहेंगे कि यह गलत किया है, ऐसा होना नहीं चाहिए। हम ये थोड़ी कहेंगे कि हम बचा नहीं पाए तुम्हें। ध्यान रखना, देखिए बहुत से जितने भी अपोजिशन के लीडर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं अपोजिशन के, ध्यान रखना उनका पॉलिटिकल गेन है इसमें कि कैसे भी क्रिटिसाइज करना है, क्योंकि उनका फेवर की सरकार नहीं है, समझ गए। लेकिन हमको कैसे सोचना है? हमको भारत के हिसाब से सोचना है। अगर भारत कंडेम कर देता इमीडिएटली,
भारत रेस्पॉन्सिबल बन जाएगा कि ये हमारी वजह से हुआ है, हम गलत हैं, तो तुरंत प्लेयर बन जाएगा युद्ध में भारत। हमको नहीं बनना यार, हम इस युद्ध में थोड़ी जाएंगे, हमारे पास बहुत युद्ध हैं। अब देखिए, मैंने आपको कहा ना, इस चीज के लिए अमेरिका को फोर्स किया पाकिस्तान ने कि कुछ ऐसा करिए कि इंडिया इंडल्ज होना चाहिए युद्ध में। एक बार इंडिया इंडल्ज हो जाएगा युद्ध में तो आपका भी खिलाफ हो जाएगा ये, और इजराइल इसका सपोर्टर है तो वो कुछ कर नहीं पाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। बेटा न्यूट्रल हम हैं। इसके लिए जिगर चाहिए कि इजराइल के साथ दोस्ती भी मजबूत रखनी है, अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन भी मजबूत रखने हैं, और ईरान के साथ दुश्मनी भी नहीं करनी है। इसके लिए जिगर चाहिए, उस कुर्सी पर बैठकर विजनरीशिप की लीडरशिप चाहिए। बहुत टफ हो जाता है जिंदगी में यह निर्णय लेना, ध्यान रखना। लड़ाई में कूद जाना बहुत आसान बात है। यहां देखिए, यह है स्टेट ऑफ हॉर्मोज, यह है स्टेट ऑफ हॉर्मोज। यहां से 40% एनर्जी आती है भारत के लिए। हम कह रहे हैं, भारत क्या कह रहा है कि अगर यह पूरा 40% क्लोज हो जाए, बिल्कुल क्लोज, हमारे पास 25 दिन का रिजर्व अभी पेट्रोलियम का बाकी है, 25 दिन का क्रूड ऑयल बाकी है, यानी 50 दिन की हमारे पास लिवरेज है। 50 दिन, 5 दिन नहीं होने दिए, रशिया आ गया, कहा है बताइए कितना तेल चाहिए। यार भारत की डिप्लोमेसी इसका वो नहीं रखेगी क्या इलाज? अगर आज की तारीख में पूरा बंद हो जाइए, पूरा शटडाउन, तो अभी मोजाम्बिक हो गया, इंडोनेशिया हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, भारत की डीलें दिखाऊंगा, भारत की डील है, तैयार हो गए सारे लोग एनर्जी आपूर्ति के लिए। यार भारत अपने लोगों के लिए काम करेगा, ईरान के लिए थोड़ी काम करेगा। देखिए एक चीज और बता देता हूं आपको, इसको भी आपको समझना चाहिए, यह आपको एक और क्लैरिटी प्रदान करेगा। यह प्यारा भारत है, यहां से लेकर यहां तक, दोस्तों ध्यान रखना, इस बीच जितने भी ये नेशन है, गल्फ नेशन, जहां लड़ाई चल रही है मिडिल ईस्ट में, यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। इजराइल से भारत तक तो हम तो वैसे ही इंटरवीन नहीं करेंगे, ऐसे देशों में क्यों करें हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, वो थियोक्रेसी वाले कंट्री हैं, मोनार्क हैं यहां पर, समझ गए? तो ये सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए। तो अगर ये बिल्कुल भी शटडाउन हो जाते हैं, और ये बात ईरान को पता है, किसने बताई? रशिया ने, क्या तू अपना कुछ भी रोक दे, क्या फर्क पड़ेगा अगले पर? कुछ नहीं। इसीलिए ईरान ने भारत को गिफ्ट दे दिया और कहा है कि केवल यूएसए, इजराइल और जितने भी बेस्ट के देश हैं, ये वाले जो देश हैं बेस्ट के, ये इनके लिए बंद है, स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद है। अदरवाइज चाइना के लिए तो पहले ही दिन खोल दिया था उसने, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा इंपोर्टर है एनर्जी का, ऑयल का। कहां से? ईरान से। तो सारा पैसा चाइना देता है, तो उसने कहा चाइना को कुछ नहीं रुकेगा। भारत के लिए भी सेम चीज बोल दी है कि भारत के लिए 2 ऑफर हैं, अपने स्टूडेंट को ले जाइए, बिल्कुल सुरक्षित, 2 काम करने केवल। आज यही भारत का झंडा काम आ रहा है ना, झंडा काम। उन्होंने कहा है भारत का झंडा होना चाहिए, भारत का पासपोर्ट आपके हाथ में होना चाहिए, ईरान में कोई आपसे हाथ नहीं लगाएगा। यह वर्चस्व बनाया है भारत की डिप्लोमेसी ने। आप भारत की ही बुराई करते हो यार, अच्छा नहीं लगता मेरे दोस्त, दिल से। देखिए यहां देखिए, भारत के स्टूडेंट को हम आसानी से बाहर निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं, उनसे कोई छेड़खानी नहीं होगी। पाकिस्तान दल्ले की एक रणनीति थी कि अगर भारत खिलाफ हो जाता है किसके? अमेरिका के, कि ये तुमने कंडेम गलत किया है, तो तुरंत मैं आक्रमण कहां करूंगा? ईरान पर करूंगा और इंडियन स्टूडेंट्स पर करूंगा, जिससे कश्मीर में जाकर दंगा भड़के, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा कश्मीरी स्टूडेंट हैं। आप पाकिस्तान को समझ नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान वो घुन है जो अपने घर की लकड़ी को भी खा जाता है, ध्यान रखिएगा मेरे भाई। तो ये आपको समझ कर चलना है। तो भारत ने, अब चाहे मोजाम्बिक हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, दोस्तों हर आदमी हमारे लिए तैयार है एनर्जी आपूर्ति के लिए। और कोई ना भी आए तो सबसे बड़ा हमारा मित्र खड़ा हुआ है, कह रहा है क्या? रशिया। देखिए सबूत दिखाऊंगा, कह रहा है 9.5 मिलियन बैरल तेल तो आपके पड़ोस में घूम रहा है, हमने जहाज घुमा रखे हैं, अगर आज ऑर्डर करोगे 5 दिन में आपके पोर्ट पर उतर जाएंगे। यार हमने ऐसी मित्रता थोड़ी करी है, ऐसी मित्रता थोड़ी करी है। यहां देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये ईरान के बंदे का ट्वीट है, क्या कहता है? द यूएस हैज परपेट्रेटेड एन एट्रोसिटी टू सी 2000 माइल्स अवे फ्रॉम आवर सोर्स। 2000 मील दूर हमारे ईरान से उसने हमारे जहाज पर आक्रमण किया। किसने? यूएस ने। और ये फ्राइगेट देना, अ गेस्ट ऑफ इंडियाज नेवी कैरिंग ऑलमोस्ट 130 सेलर्स, 130, इसमें से बचा लिया गया कुछ 30-32 श्रीलंकन नेवी के द्वारा। लेकिन भारत ये कहेगा कि यार देखो, युद्ध देखिए डिप्लोमेसी क्या होती है, जियोपॉलिटिक्स समझिए। भारत यह कहेगा कि युद्ध किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, डिप्लोमेसी यही कहेगी, लेकिन युद्ध के टाइम पर पीछे हटा नहीं जाता। ध्यान रखना इस बात को। हम कभी भी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कोई डायरेक्ट वॉर की कहेगा, नहीं, डिप्लोमेसी में, जियोपॉलिटिक्स में नहीं कहेगा, इंटरनेशनल रिलेशंस में कह देगा। लेकिन हम युद्ध का मुहाने पर अगर खड़े हैं तो मना नहीं कर सकते, लड़ना होगा, पीछे नहीं हट सकते। यहां पर भारत कहेगा कि यह गलत किया, क्यों? इससे पूरे रूल चेंज हो गया। पता है आपको समुद्र के रूल क्या हो गए? समुद्र के रूल हो गए कि किसी इंटरनेशनल वाटर में अगर किसी का वॉरशिप मिलता है, युद्धपोत, तो आप उसको बिना वार्निंग के उड़ा दीजिए, क्योंकि यूएस ने उड़ा दिया।
दो देशों में युद्ध चला हुआ है भाई, बहुत बड़े लेवल पर युद्ध चला हुआ है। तो आप समझिए उसका फायदा कौन कौन उठाएगा? पाकिस्तान जैसे देश उठाएंगे उसका फायदा, भारत को इंडल्ज कराने के लिए। लेकिन भारत बुद्धिहीन थोड़ा ही है, मूर्ख थोड़ा ही है, ये आप ध्यान समझ कर रखना। उसने ये कहा है कि इसका मार्क माई वर्ड्स, यूएस विल कम बिटरली रिग्रेट। ये जो यूएस ने किया है इसका तुमको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भाई हम भी कहते हैं कूट दे, खामियाजा भुगतना। 2-4 शिप उड़ा और अमेरिका का एक टैंकर उड़ा भी चुका ईरान, ये भी बता देता हूं आपको, चेक कर लेना, सारी खबरें लाऊंगा तो बड़ा हो जाएगा आर्टिकल। ईरान उड़ा चुका अमेरिका का एक टैंकर, है ना। तो इन्होंने कहा कि तुम इस बात को अब पश्चाताप करोगे कि तुमने ये क्यों उड़ा दिया। तो अच्छी बात है ना, ईरान मारे ना अमेरिका को, हम सपोर्ट थोड़ी कर रहे हैं, हम मना भी नहीं कर रहे हैं कि मत मार, ठीक है। ये डिप्लोमेसी होती है। यहां देखिए, रशिया सेज रेडी टू शिप 9.5 मिलियन बैरल ऑयल इंडिया एमिड सप्लाई क्राइसिस। कोई भी दिक्कत आती है, तेल आपके बगल में घूम रहा है, टेंशन मत लीजिएगा। ये कौन है? ये रशिया है मेरे भाई। ये देखिए, ईरान सेज स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन फॉर इंडिया। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप पहले ही दिन युद्ध में शामिल हो जाओगे, अपने आप को प्लेयर बना दोगे, आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। हम किसके थ्रू बात कर रहे हैं ईरान से? रशिया के थ्रू। डायरेक्ट क्यों आए कन्फ्रंटेशन में? रशिया के थ्रू। रशिया ने क्या कहा कि तू अगर भारत का रास्ता भी रोक दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, तू उससे दुश्मनी भी ले ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे अच्छा है कि ये ईस्ट वेस्ट की लड़ाई है और हम ईस्ट में हैं, तो जितने भी एशिया वाले देश हैं, एशिया वाले देशों से खराब नहीं करनी है, चाइना से नहीं बिगाड़नी है, इंडिया से नहीं बिगाड़नी है। इस वजह से अब सबसे ज्यादा गोदी में कौन बैठा है? पाकिस्तान अमेरिका की में। हो सकता है 14 देशों पर हमला हो चुका है, 15वां पाकिस्तान हो। 100% लिख लीजिए। तो ईरान को तो हम रशिया के थ्रू हैंडल करेंगे ना, डायरेक्ट क्यों जाएंगे? ध्यान रखिएगा आप इस बात को। देखिए, इंडिया लुकिंग एट ऑल्टरनेटिव मार्केट्स टू बाय गैस, ऑस्ट्रेलिया कनाडा ऑफर्ड सेल एंड अमिड वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट। हम एलएनजी एलपीजी, हमारे यहां कतर से एलएनजी आती है 50% के आसपास, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। अब दोस्तों वो बंद हो गई, कतर बंद हो गई, क्योंकि उसके पोर्ट भी उड़ा दिया और हॉर्मुज भी बंद है। तो हमने गैस कहां से लेनी है? कनाडा से लेनी है भाई, ऑस्ट्रेलिया से लेनी है। टेंशन की बात क्या? यहां देखिए, यूएस, इजराइल एंड देयर अलाइज, इनके लिए यह बंद है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, इंडिया के लिए ओपन है। इंडिया चाइना बिल स्टिल बी अलाउड टू पास थ्रू द स्टेट, आराम से लेंगे। यहां देख लीजिए, आपको बता देता हूं मैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाबार पोर्ट पर हम नहीं जाएंगे, हमने पैसा अलॉट नहीं किया, वहां खतरा है। एनर्जी ट्रेड हिस्ट्री, ये हम लार्जेस्ट बायर हुआ करते थे कभी ईरान के तेल का, फिर हमने बंद कर दिया 4-5 साल से, क्योंकि हम रशिया से खरीदते हैं अभी, समझ गए। तो हमको जरूरत पड़ेगी हम फिर खरीदेंगे, क्योंकि हमको अपने लोगों का इंटरेस्ट देखना है भाई। वेस्टर्न पावर नॉट एशियन एनर्जी कंज्यूमर्स। रशिया ने बोला ईरान को कि वेस्टर्न पावर के खिलाफ युद्ध है, एशियन कंट्रीज के खिलाफ एनर्जी का युद्ध नहीं करना है। एक धड़ा अपने साथ रहना चाहिए। तो ये आदमी जब तक है हमको दिक्कत नहीं होगी, आप टेंशन से फ्री रहिए। देखिए, लेबनान पर भी अटैक कर दिया किसने? इजराइल ने। क्यों किया है? क्योंकि लेबनान पर इसलिए अटैक किया है क्योंकि लेबनान में हिजबुल्ला रहता है। यहां देखिए हिजबुल्ला, ये देखिए। अब हिजबुल्ला इसलिए ज्यादा पावरफुल नहीं रहा क्योंकि ईरान पे पैसे की खुद किल्लत है, वो खुद वॉर में परेशान हो रहा है। और दोस्तों, अब जब पैसा नहीं जाएगा आतंकवादियों को तो वो हल्ला कैसे करेंगे? इस वजह से ये कमजोर चल रहा है। इजराइल ने क्या किया? देखिए, एक चीज समझाता हूं आपको, अगर समझ पाएंगे तो। जैसे ये इजराइल की बाउंड्री है और ये है मान लीजिए लेबनान की बाउंड्री, तो यहां खड़े थे इजराइल के सिपाही, तो वो आक्रमण कर रहे थे यहां, तो यहां इजराइल के गांवों को खतरा हो रहा था, वहां के सिविलियन मर रहे थे, समझ गए। अब सिविलियन तो मरेंगे कहीं के भी, क्या इजराइल में सिविलियन नहीं मर रहे होंगे? कतर में नहीं मर रहे होंगे, बहरीन में नहीं मर रहे होंगे, कुवैत में नहीं मर रहे होंगे, सब जगह मरते हैं जब बम गिरता है। तो ये जो सिविलियन मर रहे थे, इसकी वजह से इजराइल ने क्या किया? इस बॉर्डर को क्रॉस करके यहां आ गए इजराइल की सेना, यानी लेबनान की बाउंड्री पर आ गई है और कह रही है अब युद्ध करो। तो अब यहां से युद्ध होगा और लेबनान का जो साउथ लेबनान है उसको खाली करने की बोल रहे हैं कि आप यहां से भाग जाओ, अब यहां युद्ध होगा। ये लोग भाग रहे हैं अपना सामान लेकर साउथ लेबनान के, समझ गए। तो हम अब इजराइल की टेरिटरी में युद्ध नहीं होगा, अब लेबनान की में होगा, ध्यान रखिएगा। ये मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा हूं। अब देखिए, अब आपको एक चीज बता रहा हूं जो कोई नहीं बता पाया अब तक, कोई भी, वो बता रहा हूं आपको। देखिए मेरे दोस्त, ये क्या लिखा हुआ है? द मिडिल ईस्ट डिपेंड्स ऑन डिसैलिनेटेड वाटर एंड दे आर अंडर थ्रेट। आपको पता है, भारत की बुराई करते हो ना, भारत देश की मातृभूमि की, यही मातृभूमि है जहां आदमी सुरक्षित है। दुनिया के किसी कोने में आदमी सुरक्षित नहीं है, इस मातृभूमि में सुरक्षित है, यह मेरी गारंटी है आपको। आज भाग के आ रहे हैं ना लोग, कहते हैं हमको क्या दिया, हमको यह दिया वो दिया, 2 वक्त की रोटी खा रहे हो ना शांति से बिना युद्ध के, यह भारत है। देख लीजिए क्या हालत है पूरी दुनिया में। अब आपको बताता हूं, इन शेख साहूकारों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी, मॉस्क बना दिए, बहुत बड़े मॉल बना दिए, होटल बना दिए कहां पर? जितने भी गल्फ कंट्री हैं। लेकिन इनको ये भूल गए कि हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है। आज ईरान की यह हालत है, तेहरान को खाली करने की बात हो रही थी आज से 4 महीने पहले, क्योंकि वहां पीने का पानी नहीं है, रेती रहता है। और ऐसी जगहों पर पानी कहां से आता है? ये देखिए सैलिनेटेड प्लांट,
यह है समंदर का पानी है, उसको प्यूरिफाई करके सैलिनेटेड करके और उसको पीते हैं ये लोग। और जितनी भी कंट्री है, ये आपको एक घटना बताऊं, आपको याद नहीं होगी, अभी मालदीव्स में क्राइसिस आ गई थी सैलिनेटेड प्लांट की, तो भारत के बहुत लोग वहां रहते हैं, तो भारत ने पानी पहुंचाया था, हालत खराब हो गई थी। प्योर वाटर पहुंचाना बहुत तगड़ी बात हो जाती है मेरे दोस्त। और यहां देखिए, ये तो पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में पानी नहीं है। अगर ईरान का आखिरी एक पड़ाव रह गया, अगर ईरान चाहता है कि मुझे सबको बर्बाद करना है, तो उसके पास एक ऑप्शन है, और वो है ये। वो जितने भी सैलिनेटेड प्लांट हैं उन पर बॉम्ब मार दे, प्यासे मर जाएंगे लोग, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि भारत के भी करोड़ों लोग मिडिल ईस्ट में रहते हैं, कोई पानी पहुंचा नहीं पाएगा उन सब के लिए। यह मैं आपको बता रहा हूं सिनारियो, कि जितने भी मिडिल ईस्ट के देश हैं, सब पर पानी की किल्लत है, वहां पानी नहीं है, सैलिनेटेड प्लांट है। अगर इनको इस पाइप पर भी कोई बॉम्ब मार देगा, ये पूरा प्लांट ठप है। समझ गए? तो भाई भारत डिप्लोमेसी से काम करता है, हम डायरेक्ट इंडल्ज नहीं होंगे। हां, अगर बात दल्ले की आई, पाकिस्तान की आएगी, हम डायरेक्ट ठोकेंगे। फिर हम हेल्प थोड़ी लेंगे कि भैया पाकिस्तान ने हमारे यहां विस्फोट कर दिया, आप हमारा साथ दीजिए। नहीं, जरूरत नहीं है, अकेले काफी है। और युद्ध में आदमी अकेला ही लड़ता है, यह सच्चाई है मेरे दोस्त, कि मौत और युद्ध इनमें अकेले ही जाना होता है। देखिए 1200 इंडियन स्टूडेंट कहां के? कश्मीर के। ये अब ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज अगर हमारे लिए तो ओपन हो गया, हमारे लिए तो ईरान का गिफ्ट आ गया, देखिए बिना कुछ किए। और इजराइल के दुश्मन भी नहीं है हम, इजराइल दुश्मन नहीं है। इजराइल की अगर हिस्ट्री पढ़ लोगे ना, तो गर्व से सीना ऊंचा हो जाएगा कि कौन है इजराइल। अपने लोग जब मरते हैं 7 अक्टूबर को, जब वहां 1200 लोगों की मौत हो जाती है, 5000 रॉकेट हमास के आतंकवादी दाग देते हैं, वहां धूल के अलावा, खून के अलावा कुछ नहीं बचता, तो खून खोलता है और उसी का बदला इजराइल लेता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, 1948, 1967, 1973, 1986, 2005, 2006, 2011 कभी भी इजराइल ने पहले वॉर नहीं किया। जब भी वॉर हुआ, मुस्लिम, रेडिकल मुस्लिम ने पहले वॉर किया इजराइल के ऊपर। बेवकूफ नहीं है वो, ध्यान रखना। यहां आ जाइए, देखिए, धन्य है अस्मि भारतवेन, क्या लिख रहा है? आई एम ब्लेस्ड टू बी अ भारतीय, मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय हूं। और देखिए धड़ल्ले से आपके सामने कह रहा हूं, अगर आप भी गौरवान्वित महसूस करते हैं भारतीय होने पर, तो कमेंट में अपनी मोहर लगा देना, मान जाऊंगा कि आप भारतवासी हैं। भारत कैसा भी है, हमारा देश है, हमारी मातृभूमि है, और मातृभूमि को कोसा नहीं जाता। ध्यान रखिएगा, हमसे अच्छा तो फिर वो पाकिस्तान निकल जाएगा, जहां खाने, रहने, पीने, धोने के लिए कुछ नहीं है, और आज भी वो मरने के लिए तैयार है उस ऐसे मुल्क के लिए। आप ध्यान रखिए, सरकारों की आलोचना करिए, और यह इजाजत भी आपको भारत में ही मिलती है। बाहर के देश में तो कुछ, चाइना में करके देखो, गवर्नमेंट की बेइज्जती। यहां देखिए, क्योंकि अब ये जो सरकार है वो एक ऐसी सरकार है कि जिसने पिछले 10 साल में पाकिस्तान की टाइट करके रखी है। पाकिस्तान को अगर किसी ने टाइट किया है और भिखारियों की तरह वो डायलॉग के लिए अभी बोल रहा है, वो भारत है मेरे दोस्त, क्योंकि इसके लिए विजन चाहिए। ये हम लोग का किस चीज की सोच रहे हैं? अपोजिशन पार्टी किस चीज की सोच रही है? आज रोटी मिलेगी कि नहीं, 10 दिन की रोटी मिलेगी कि नहीं, ये कब की सोच रहे? 2047, अखंड भारत। आपको अपनी आगे की पीढ़ियों के लिए काम करना होता है, खा के हक देने को जीना नहीं कहते, समझे? सुभाष चंद्र बोस ऐसे अगर सोचते तो वो आईसीएस ऑफिसर थे, जॉब नहीं छोड़ते, घर नहीं छोड़ते, जापान जाकर सेना नहीं बनाते, युद्ध नहीं करते, बैठे रहते गांधी जी की बगल में। आपको करना पड़ता है मातृभूमि के लिए, और यह आपके अंदर से आता है, बनावटी नहीं हो सकता। फिर मिलता हूं एक और नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।